जिन मुस्लिमों का दिल गांधी, नेहरू, पटेल नहीं जीत पाए अपने समय में, क्या उन मुसलमानों का दिल भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी, योगी, शाह ये लोग मिलकर जीत सकते हैं? ये नारा देकर कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या इस नारे की कोई अहमियत है? जो हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि उनका ट्वीट कल ही आया, उनका कहना है कि 100% ऑफ द मुस्लिम गेव वोट टू द कांग्रेस इन आसाम। उन्होंने कहा कि आई एम प्राउडली से दैट हिंदू डज नॉट इंडल्ज कम्युनलिज्म एंड वोटेड ऑन मेरिट। उनका सीधा सीधा कहना है कि मुसलमानों ने 100% वोट कांग्रेस को दिया, जबकि बीजेपी ने बहुत सारे डेवलपमेंट किए। और वो कहते हैं कि मुझे प्राउड है कि हिंदुओं ने इस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का साथ नहीं दिया और उन्होंने ऑन मेरिट, जो मेरिट था उसके आधार पर वोटिंग की। आज हमारा मुख्य मुद्दा यही इसी विषय पर है कि क्या उन मुसलमानों का विश्वास मोदी, योगी और शाह की टीम जीत पाएगी कभी भी? 10 साल तो हो गए इनको करते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या कोई फर्क पड़ा? एक आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 93% से ज़्यादा मुसलमानों ने बीजेपी के अगेंस्ट में वोट किया है, और जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा सरकारी योजनाओं का मुसलमानों ने लिया। प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जो स्वयंभू सेकुलर दल हैं, जो विशैला वामपंथ है इस देश का, जो हमेशा ये कहने में लगा रहता है कि बीजेपी, आरएसएस तो मुस्लिम विरोधी है, और इस तरह का एक नैरेटिव पूरा फैलाए हुए है आज 60-70 सालों से, उस प्रभाव में ये दबाव में आ जाते हैं और इस तरह की रणनीति अपनी बनाते हैं कि सबका दिल जीत लिया जाए, सबका विश्वास जीत लिया जाए, और इनको हमेशा ही लगभग धोखा ही मिलता है। इस बार भी यही हुआ, जो देखने में आ रहा है कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं स्वीकार किया कि मुसलमानों को 35% जो घर मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें 35% मुसलमानों को घर मिले हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि उनकी संख्या 20% है। पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों की संख्या 16-17% के आसपास ही आती है, और योजनाओं का लाभ जिस तरह से इनको दिया जाता है या मिलता है या लेने के लिए तत्पर रहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी इनकी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश का ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 35% प्रधानमंत्री आवास योजना मुसलमानों ने लिया। प्रधानमंत्री कौशल योजना का लाभांश 23% मुसलमानों को गया। जिस जन धन योजना में 52 करोड़ लोगों के खाते खोले गए थे, उनमें से 42% मुसलमानों के खाते खोले गए, और उसमें 2.25 लाख करोड़ रुपए अभी तक ट्रांसफर हो चुके हैं जन धन योजना में। तो सोचिए, 52 करोड़ खाते खोले गए जन धन योजना में, जिसमें से 42% मुसलमानों के खाते खोले गए, और उसका फायदा सबसे ज़्यादा उनको मिल रहा है। उज्ज्वला योजना जो गैस के लिए थी, उसमें 37% मुसलमानों को मिला है उत्तर प्रदेश में, और उसी तरह से जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें 32% मुसलमानों की सहभागिता उनको प्राप्त हुआ है। इस तरह का फायदा उठाने में मुसलमान सबसे आगे हैं, और इसी आधार पे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को एक गलतफहमी हो गई थी कि सबका साथ, सबका विकास, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सबका विश्वास भी ये जीतने चले थे, जो इनको भयानक रूप से झटका लगा है। और ये झटका शायद ये अपना इतिहास नहीं समझ पाए कि जिस मुसलमानों का दिल गांधी जी, नेहरू जी या पटेल जी जैसे लोगों ने इतना प्रयास करने के बाद, इतना तुष्टीकरण करने के बाद भी नहीं जीत पाए थे, और इन्होंने षड्यंत्र करके और किस तरह से आंदोलन करके भारत के टुकड़े करवा लिए, उस षड्यंत्र को, उस मानसिकता को शायद समझने में ये विफल हो रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। आप जैसा कि हम सब जानते हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी जी ने 1920-21 में खिलाफत आंदोलन तक को सपोर्ट कर दिया, कि पूर्णतया सांप्रदायिक, घोर मजहबी और विदेशी बात थी, जिसके आधार पर इन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों का दिल जीतने के लिए इन्होंने
इस चीज़ को भी समर्थन कर दिया कि तुर्की के खलीफा को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। खिलाफत आंदोलन चला तुर्की में, और उसका समर्थन करने के लिए गांधी जी पूरी कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ गए। इसका बहुत सारा डॉक्टर अंबेडकर जी ने विरोध किया, इसका डॉक्टर हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक थे उन्होंने विरोध किया। उन्होंने खुल के कहा गांधी जी को कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो भारतवर्ष में तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो सबको साथ लेके चलिए। सबके मसलों में आप इस तरह से विदेश में जो घटित हो रहा है उसको लेके आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, इसका दुष्परिणाम पड़ेगा। और उसका दुष्परिणाम हुआ, जो मालाबार और मुंबई में दंगे हुए और हजारों लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्लो आम किया गया और लाखों की संख्या में हिंदुओं को कन्वर्ट कराया। लेकिन गांधी जी उसमें बिल्कुल अडिग रहे, उनको तो दिल जीतना था मुसलमानों का। इसके लिए उन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया जो कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा आत्मघाती कदम था। मुस्लिम तुष्टीकरण का जो कांग्रेस का सिद्धांत या संकल्प रहा है, ये ब्रिटिशर्स के प्रभाव में ही नहीं रहा, बल्कि इस तरह की मानसिकता इनकी बनती गई। आपको पता है, जब इनकी प्रदेशों में सरकार थी कांग्रेस की, 1935 में जब चुनाव हुआ तो 37-38 में एक पीपरपुर कमेटी बनी। पीपरपुर कमेटी ने जो ये फाइंडिंग करना था कि जहाँ पे कांग्रेस का शासन है वहाँ पे मुसलमानों के साथ अत्याचार किस लेवल का हो रहा है। और वहाँ पे उस कमेटी की जो फाइंडिंग थी उसमें बताया गया कि वंदे मातरम, गो रक्षा और तिरंगा, इस सब के हिंदी भाषा के नाम पे मुसलमानों की प्रताड़ना हो रही है। कांग्रेस शुद्ध सांप्रदायिक पार्टी है। जो एलिगेशन आज कांग्रेस लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, यही एलिगेशन, यही शुद्ध चीज़ें एक ज़माने में मुस्लिम लीग लगाया करती थी कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस उस समय की सांप्रदायिक पार्टी थी, और जितना इनको इस तरह से प्रेशराइज करते रहे मुस्लिम लीग ने, उतना ही ये सरेंडर करते गए और बिल्कुल मुस्लिम लीग के नक्शे कदम पर आज चल रहे हैं। जिस तरह से उस जमाने में जिन्ना और दुनिया भर के मुस्लिम लीग के नेता कोसा करते थे कांग्रेस को, नेहरू को, गांधी को, सबको कोसा करते थे, उसी तरह से आज जो कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी खड़गे, ये और वामपंथ तो है ही है जहरीला। ये शुरू से ही, अब इसकी शुरुआत से ही यही स्ट्रेटजी रही है कि भारत को विभक्त करो, तोड़ो, कमज़ोर करो, उसमें चाहे मुसलमानों को बिना मतलब का सपोर्ट करना हो करो, क्योंकि मुसलमान एक ऐसा इनके पास हथियार है जिनकी मानसिकता शुद्ध रूप से विभाजनकारी है। और ये आज से नहीं है, शुरू से ही ये स्थापित तथ्य है कि इनकी मांग सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रहेगी। जो आरक्षण की बात करती है कांग्रेस, आरक्षण देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आरक्षण संविधान में मना किया गया है, उसके बाद भी इनको आरक्षण चाहिए। लेकिन नैरेटिव इस तरह से फैलाते हैं ये लोग कि जैसे बीजेपी ही संविधान खत्म करेगी, बीजेपी ही आरक्षण खत्म करेगी, बीजेपी ही सब बर्बाद कर रही है देश को, जबकि इनकी मानसिकता दिख रही है कि ये देश को विभाजनकारी जो मानसिकता है उसकी तरफ ले जा रहे हैं पूरी तरह से। जिस तरह से मुस्लिम लीग ले गई थी उस समय, मुस्लिम लीग, यहाँ तक कि गांधी जी ने तुष्टीकरण के नाम पे जब एंटरिम गवर्नमेंट बनने वाली थी 1947 में, तो गांधी जी ने जिन्ना को कह दिया कि आप एंटरिम सरकार में प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन ये विभाजन की बात छोड़ दो। लेकिन ये मुस्लिम का दिल नहीं जीत पाए, और जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग और मुसलमानों ने अलग देश की मांग रखी, उससे पीछे नहीं हटे। वो सर सैयद अहमद खां का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, उसी पर अड़ग रहे और उन्होंने भारत के टुकड़े करवा दिए, दो देश बनवा दिया। तो इस तरह की जो विभाजनकारी शक्तियां हैं हमारे देश में, जो प्रोपोगंडा आजकल चल रहा है, उसको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मुस्लिम कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए नहीं देगा कि बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है। राष्ट्रवाद वो मुस्लिम में, इस्लाम में मना है। उनके यहाँ दीनी शिक्षा में सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड की बात होती है। वहाँ पे सिर्फ पूरा विश्व को दो भागों में बांट दिया गया है। होता है बिलीवर, एक होता है नॉन बिलीवर। तो बिलीवर वो है जो इस्लाम को, कुरान को और अल्लाह को मानता है, वो बिलीवर है, और जो काफिर है, जो गैर इस्लामिक है, वो नॉन बिलीवर हैं। तो इस तरह का विभाजन इस्लाम में है। वो राष्ट्र के नाम पे या देश भक्ति कभी जगह ही नहीं जाया जा सकता उनके अंदर।
इस तरह की शुरुआत से ही ये देखा गया है। इतिहास को आप देखेंगे तो यही समझ में आता है कि राष्ट्रभक्ति इस्लाम के साथ नहीं चल सकती, न ही राष्ट्रवाद चल सकता है, न वो राष्ट्रवाद के नाम पे आपको समर्थन करेंगे। आप अपनी संस्कृति को बताएंगे 10,000 साल पुराना, उनके लिए मोहम्मद साहब के पहले का तो कोई संस्कृति वैसी दिखती नहीं है उनके उसमें। उनकी जानकारी में तो यही है कि जो उनका जो इतिहास है वहाँ पे आप देखेंगे तो वही मोहम्मद साहब के हिजरत के बाद से ही इतिहास शुरू होता है। तो उस तरह की मानसिकता जो उनके और लब्बो लुआब हैं उसमें न फंसने के अलावा अगर हम डायरेक्ट देखें तो आप पाकिस्तान में भी देखिएगा तो आप वहीं से शुरू होता है इतिहास। पाकिस्तान में जो इतिहास पढ़ाया जाता है, मुसलमान जो यहाँ के मुसलमान हैं जो अपने को कन्वर्टेड मानते हैं, वो मानते हैं कि हमारे पूर्वज यहीं के थे, हमने इस्लाम स्वीकार किया, वो भी आज की डेट में वो उनके अंदर भी इस तरह का राष्ट्रवाद नहीं है कि आप बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दीजिए, भारत को विकसित देश बना दीजिए तो उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला है। वो तो सीधा सीधा वो बहुत सारे आप सुनने को मिल जाएगा आपको हर जगह कि वो संविधान को नहीं मानेंगे। वो उनके लिए तो उनका जो इस्लामिक किताबें हैं, जो मजहबी किताबें हैं, उसी के आधार पर वो चलने की कोशिश करते हैं और उनका यही कॉन्सेप्ट है। वो जहाँ भी हैं विश्व में, कहीं भी उनकी संख्या जब बढ़ती है तो उनको शरिया कानून ही चाहिए, उनको इस्लाम के हिसाब से ही शासन करना है। वो उनका एक माइंड सेट है, उसको कोई भी मोदी, योगी, शाह नहीं चेंज कर सकते। हेमंत बिश्व शर्मा ने उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, वो बिल्कुल बिल्कुल फोकस्ड है और जानते हैं। जहाँ पे आप सोचिए कि 42, 35, 40% मुसलमान हैं उस क्षेत्र में, आसाम में रह के वो इनको 14 में से 12 सीटें दे रहे हैं, 11 सीटें दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कंफ्यूज्ड हैं। इनको लगता है कि ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया तो हमें तो मुसलमानों महिलाओं का वोट मिल जाएगा, मुस्लिम माताओं बहनों का वोट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी, उनकी भी मानसिकता, उनकी भी दीनी शिक्षा वही है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन इतना सब इतिहास देखने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को हो रही है तो गलतफहमी है। अपने छोटे नेताओं से सीख लें ये लोग, बड़े जो नेता हैं इनके। हेमंत बिश्व शर्मा सीखने में क्या जाता है? योगी जी भी है, लेकिन योगी जी को भी कई तरह से प्रेशराइज करके इस तरह से दबा दिया गया है कि वो खुल के अपनी बात भी नहीं रख सकते, ना अपने ढंग से कोई, मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है कि अपने ढंग से कैंडिडेट भी नहीं डिसाइड कर पाते हैं लोकसभा और विधानसभाओं में। लेकिन इस रिजल्ट के बाद मुझे उम्मीद है कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी कुछ समझे और इतिहास को फिर से एक बार अवलोकित करे, देखे, अवलोकन करे, उसका ध्यान दे कि क्या गलतियां रह गई हैं और अपने छोटे नेताओं से भी कुछ सीख ले और समझे कि ये जो जहनियत है, जो इस्लामी सोच है, उसके आधार पे आपका राष्ट्रवाद नहीं चलेगा, आपका विकसित भारत का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। आप कितना भी हाईवेज, कितने भी डेवलपमेंट का काम, कितने भी नौकरियां लगवा दीजिए, इनको विरोध करना है। इनका एकमात्र मोटो किसी भी इस तरह के राष्ट्रवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, भारत को विभाजित करना, क्षेत्रीय शक्तियों को मजबूत करके तरह तरह से भारत को खंडित कर देना। इस ध्येय के साथ ये सारी बौमी, कामी और इस्लामी पार्टियां चल रही हैं। कांग्रेस उसकी प्रणेता है, सबसे आगे है। और ये आज से नहीं, ये शुरू से देखेंगे आप, कांग्रेस का इतिहास अगर अवलोकित करें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस ने इस देश को कमज़ोर करने के लिए हर प्रयास किया है। आज की वीडियो बस इतनी ही। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें। और हमें ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या हेमंत बिश्व शर्मा जो आसाम के सीएम हैं, उन्होंने जो बात कही है वो किस लेवल तक सत्य है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद बंधुओं।